Hello students, in this video I am going to take up another numerical problem from the chapter of alternating current from Newton ISC physics book. The question says that you have been given a 2 microfarad capacitor and 100 ohm resistor and 8 ohm inductor which are connected in series with an AC source. So here you can see in the diagram I have taken a series LCR circuit. Now in this series LCR circuit, as per the question, the capacitance value happens to be 2 microfarad. The resistance happens to be of 100 ohm and inductor happens to be of 8 Henry. Now this is connected with some AC generator which can deliver a sinusoidal voltage V is equals to V naught sin omega t. Now the question asks me to what should be the frequency of this source for which the current drawn in the circuit be maximum. Now students, this is one of the very interesting problem from the point of view of the board. So try to understand this numerical problem. This will lead to certain very interesting learning outcomes. If you remember, we have discussed in our theory class about properties of series LCR circuit at resonance. So बच्चों, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास नोट्स की कॉपी है, अगर नहीं है तो आप ये नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जिसका एड्रेस नीचे दिया हुआ है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस. तो जब आप इसकी सीरीज LCR सर्किट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेजोनेंस की कंडीशन में, तो आप पाएंगे कि एट रेजोनेंस कंडीशन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट हैपेंस टू बी मैक्सिमम. तो रेजोनेंस की कंडीशन में ही करंट जो फ्लो करता है सीरीज LCR सर्किट में वो मैक्सिमम होता है. और ये मैक्सिमम करंट कितना होता है? तो I max हो जाता है V बाई R के बराबर. ठीक है बच्चों. तो सीरीज LCR सर्किट अगर रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाता है तो उस सिचुएशन में जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम हो जाता है. दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने उस समय आपसे डिस्कस करके बताई थी, मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब कभी भी सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में है तो जो इंपीडेंस है सर्किट का बच्चों वो मिनिमम हो जाता है. तो इंपीडेंस इज मिनिमम, और ये मिनिमम इंपीडेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है. तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीरीज LCR सर्किट की एट रेजोनेंस की इंपीडेंस इज मिनिमम, और जो ये मिनिमम इंपीडेंस है बच्चों, Z मिनिमम मस्ट बी इक्वल्स टू R के बराबर हो जाएगा. और तीसरा, मैं अगर इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और तीसरी बात मैं यहीं पे C के साथ जो और ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, मैक्सिमम पावर एंड एनर्जी डिलीवर करता है. तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जब भी LCR सर्किट रेजोनेंस की सिचुएशन में जाता है. अब बच्चों, जब इंपीडेंस मिनिमम होता है और वो पूरा का पूरा सर्किट अब रेजिस्टिव नेचर का हो जाता है तो फेज डिफरेंस इस समय जीरो हो जाती है. फेज डिफरेंस जीरो हो जाती है तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है, और करंट और वोल्टेज अब सेम फेज में चलने लग जाते हैं. तो बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके सामने, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीरीज LCR एट रेजोनेंस की है. अब देखिए ना, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम. नाउ when will be the current drawn in the circuit be maximum? Whenever the series LCR circuit comes under resonance condition. और रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC के बराबर हो जाता है. ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है,
और बच्चों जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो 1/√LC होता है। अब देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और आंसर दे रखा है यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। मैं फिर से एक बार नागिन पब्लिकेशंस को रिमाइंड कराना चाहूंगा, छोटे छोटे से मिस्टेक्स हैं सर, अगर आप उसको करेक्ट कर लेंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। या तो यहाँ क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दीजिए या एक्सप्रेशन का आंसर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे दीजिए। बच्चों मैं आपके लिए दोनों ही सॉल्व कर देता हूँ। मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले निकालता हूँ जो कि आंसर के साथ कोरिलेट कर जाएगा, और फिर मैं फ्रीक्वेंसी भी सॉल्व करके फाइंड कर दूंगा ताकि वो क्वेश्चन के साथ भी कोरिलेट कर जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तो ये कंडीशन एट रेजोनेंस है, ये फ्रीक्वेंसी सर्किट की है एट रेजोनेंस। तो ओमेगा आर हम फाइंड कर रहे हैं, ओमेगा आर हो जाएगा 1/√LC। एल कितना दे रखा बच्चों, एल दे रखा 8 हेनरी का, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये निकल के आ जाएगा √8⁴ इंटू 10⁻⁻⁶। और इसको फर्दर मैं सॉल्व कर देता हूं तो 1/16 का रूट हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3। और जब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये कट के हो जाएगा बच्चों 250 रेडियंस पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में चाहिए था तुम्हें लिख देना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर इसके साथ कोरिलेट कर जाता। वैसे भी चलिए मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट पब्लिशर्स को दे देता हूँ, आप आंसर देख के भी जजमेंटल हो सकते हैं कि आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ओमेगा निकल के आ गया तो आप सीधे सीधे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, और इस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो ओमेगा आया 250, इसको 2π से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 39.8 हर्ट्ज। तो बच्चों इस तरह से ये पहले पार्ट का ये आंसर निकल के आ गया आपके सामने। तो जैसी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी ही बताना है तो 39.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है तो आंसर आपके सामने है 250 रेडियंस पर सेकेंड का। अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ हैपेंस टू बी 200 वोल्ट। तो बच्चों V0 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 200 वोल्ट की। अब पूछ रहा फाइंड फॉर मैक्सिमम करंट द इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बच्चों मैं थोड़ा सा नीचे का क्लटर हटा दूं, नीचे जो लिखा हुआ उसको रब कर रहा हूं, और फिर मैं सेकेंड पार्ट के ऊपर आता हूं। Now students, to find out the inductive and capacitive reactance, तो reactance बेटा XL और XC से हम लोग लिखते थे। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। XL की वैल्यू हो जाती है ओमेगा L और XC की वैल्यू हो जाती है 1/ωc। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले XL फाइंड कर लेते हैं। XL क्या है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है 250 रेडियंस पर सेकेंड है, इंटू L कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 250 इंटू सॉल्व होके आ जाएगा 2000 ओम। 250 इंटू 8 इज 2000 ओम। तो XL की वैल्यू आ गई बच्चों 2000 ओम। होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट XC। XC क्या था, जैसा भी मैंने बताया था 1/ωc था। तो बच्चों 1/ω आप निकाल चुके हो, कितना है 250, और C कितना दिया हुआ 2 माइक्रो, तो माइक्रो का हो गया मतलब 10⁻⁻6। सो ये ऊपर गया 10⁻⁶, -6 जब न्यूमरेटर में चला गया तो 10⁻⁶ हो गया 20, 250 2 हो गया 500। यहां से 2 0 -2 कर देगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴/5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये भी सॉल्व होके आ जाएगा 2000 ओम का। अच्छा,
थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंस लगाते, मैंने तो ये मैकेनिकल सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर आप लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ये एट रेजोनेंस की कंडीशन पे सारी चीजें हुई है ना बच्चों। तो रेजोनेंस में कंडीशन पे एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में बराबर होते थे। अगर आपने एक्सएल निकाल लिया था तो एक्सी भी तो आपका 2000 ओम ही आता। तो डायरेक्टली चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपके लिए दोनों ही अप्रोच बता दी, एक मैकेनिकली सॉल्व करके बताया और दूसरा कॉन्सेप्चुअली बताया कि रेजोनेंस की कंडीशन में चूंकि एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए अगर एक मैंने फाइंड कर लिया तो दूसरा उसके इक्वल ही हो जाएगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट जो पूछ रहा है या सेकंड पार्ट जो यहाँ पे पूछ रहा है, वो पूछ रहा टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो बच्चों चूंकि मैक्सिमम करंट तभी ड्रॉ होता है जब सर्किट इज एट रेजोनेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्किट सीरीज, कैसी सर्किट की बात कर रहे हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात है। सीरीज एलसीआर सर्किट इज एट रेजोनेंस, और जब बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है तो जो इंपीडेंस होता है वो मिनिमम होता है, और वो टोटल इंपीडेंस किसके बराबर रह जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर रह जाता है। तो बच्चों थर्ड पार्ट में जो इंपीडेंस पूछ रहा है एट रेजोनेंस, impedance at resonance will be equal to the resistance of the circuit, which happens to be only 100 ohms. So what is the resistance of the circuit? That is 100 ohms. So does the impedance at the resonance also becomes 100 ohm. Is that clear bachcho? So try to understand this numerical problem is much more related with properties of series LCR circuit at resonance. Now let's move on to the phase relationship. So third part says we need to find out the peak current. बच्चों ये सेकंड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि पीक करंट निकालो। तो पीक करंट की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो पीक करंट कितना होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन में जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है एट रेजोनेंस। जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो वी, जो भी वी है, वी आर एम एस हो या वी नॉट हो, वी अपॉन आर के बराबर हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमें पीक वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की, दैट इज 200, और आर कितना दिया है बच्चों, वो है 100। तो इस समय जो करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों वो 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अब पूछ रहा फेज रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट पार्ट जो पूछता है बच्चों, ये तो थर्ड पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछता कि फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर। बच्चों तुम्हें याद होगा मैंने तुम लोगों को बताया था जब मैं सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा रहा था थ्योरी क्लास में, तो करंट हमेशा एसी में हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट ड्रिवन मानते हैं। तो एसी करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में वो एक्स एक्सिस के अबाउट हमने मार्क कर दिया। तो और चूंकि सीरीज में है तो करंट का फ्लो तीनों ही कंपोनेंट में सेम रहेगा, और सेम मैग्नीट्यूड का भी रहेगा और सेम डायरेक्शन में भी रहेगा। अब जब वोल्टेज की बात आती है बच्चों, तो वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस करंट के साथ सेम फेज में होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बच्चों वो 90 डिग्री पीछे रहता है करंट से, लैग्स बिहाइंड द करंट इन कैपेसिटर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इंडक्टर में बच्चों जो करंट रहता है, वोल्टेज रहता है, वो लीड करता है, ये वोल्टेज है इंडक्टर का, और वोल्टेज इन इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। अब हमसे वोल्टेज के बीच में फेज यानी एंगल का रिलेशन पूछ रहा है। किस किस वोल्टेज के बीच में पूछ रहा है बच्चों, अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है देखो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और रेजिस्टर के अक्रॉस देखो जो वोल्टेज है बच्चों वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इन दोनों के बीच में फेज रिलेशन कितना है, एंगुलर रिलेशन कितना है। तो भाई अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर दूं वोल्टेजेस का, तो देखो वोल्टेज इंडक्टर के अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस में है और रेजिस्टर के अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का फेज रिलेशन आया। अब देखो कौन अहेड है, सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज अहेड, दैट मींस लीडिंग, या वोल्टेज इंडक्टर लीड्स वी आर बाय 90 डिग्री, वी एल
leads VR by 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो ये फेजर डायग्राम से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स VR by 90 डिग्री। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या पूछ रहा है, चलिए फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं। थोड़ा इधर रब मैं कर। फिफ्थ पार्ट पूछा व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो बच्चों देखो, इंडक्टर का कैपेसिटेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है फिफ्थ पार्ट में। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट है, तो VL इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। और बच्चों देखो VC जो है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है बच्चों। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आया बच्चों? ये वेक्टर आया एंगल इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का। तो अब इंडक्टर का वोल्टेज 180 डिग्री अहेड है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का। तो तुम कह सकते हो VL लीड्स VC बाय 180 डिग्री, या सिंपली दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है आप कह सकते हैं वो 180 डिग्री का है। आई होप दिस सॉल्यूशन will help you to understand multiple points, और इससे जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर सीरीज LCR सर्किट की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है एट रेजोनेंस सिचुएशन। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से सीखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो लर्निंग आउटकम इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से मिलता है वो ये है कि आपको फेज रिलेशनशिप डिफरेंट वोल्टेजेस के बीच में भी पता चल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सो प्लीज प्रैक्टिस इट आउट एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक यू बच्चों। अगर मेरे इस सॉल्यूशन से आपको कोई मदद मिली है तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।